Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss in this lecture analytic function. What is analytic function? This is the important topic for the module number 4 and module number 5. Analytic function is very important because मॉड्यूल नंबर 4 में पूरा डिफ्रेंशिएशन आने वाला है और मॉड्यूल नंबर 5 में पूरा इंटीग्रेशन आने वाला है और पूरा का पूरा जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एनालिटिक फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन? लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जैसा कि इससे पहले भी हम समझ चुके हैं कि जो एफ जेड फंक्शन होता है वो यू प्लस आई वी होता है, यू एक्स वाई का एक फंक्शन होता है और वी भी एक्स वाई का एक फंक्शन होता है। यू एक्स वाई इज़ द रियल पार्ट एंड वी एक्स वाई इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड। एफ जेड जो फंक्शन है यू प्लस आई वी वो किसी डोमेन के अंदर है एफ जेड फंक्शन यू प्लस आई वी। यही फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा इफ़ नॉट ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू जेड जीरो। यानी जो एफ जेड फंक्शन है वो केवल जेड इक्वल्स टू जेड जीरो पर ही डिफरेंशिएबल ना हो, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट आते हैं उन सब पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। जैसा कि इस डोमेन में हम देख रहे हैं, मेरे पास एक पॉइंट है जेड इक्वल्स टू जेड नॉट और मैंने ये देखा कि जो फंक्शन एफ जेड है उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है और केवल इस पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके नेबरहुड में जितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे पूरे डोमेन के अंदर हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे डोमेन में तो फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन द डोमेन डी। यानी पूरे डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होनी चाहिए। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, बट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज एफ जेड इज एनालिटिक इफ not only differentiable at z equals to z naught, it is also differentiable in the neighborhood of z equals to z naught। यानी केवल z equals to z naught पर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक और डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन है फंक्शन जो एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट इन द डोमेन डी। डी के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट नॉट ओनली डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। लेकिन जेड इक्वल्स टू जेड नॉट केवल एक पॉइंट ऐसा है उस डोमेन में जिस पर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो आएगी, सिंगुलर पॉइंट ही अपने आप में एक पूरा टॉपिक आएगा, सिंगुलरिटी ऑफ द एफ जेड फंक्शन। किसी एनालिटिक फंक्शन की सिंगुलरिटी कैसे होती है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमने केवल ये बताया है कि पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, बस केवल एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो जेड इक्वल्स टू जेड नॉट है। अगर जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन पूरे डोमेन में उसके अलावा हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ये इसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एफ जेड की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। जैसे आप यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ जेड है, अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँ तो हर पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है, लेकिन जेड इक्वल्स टू वन पर फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फंक्शन जेड इक्वल्स टू वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें जेड की जगह वन रखूँगा तो इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली एफ जेड इक्वल्स टू लॉग जेड। लॉग जेड का डिफरेंशिएशन सभी जानते हैं, वन अपॉन जेड होता है, लेकिन लॉग जेड का जो डिफरेंशियल वन अपॉन जेड है वो जेड इक्वल्स टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है पूरे रीजन के अंदर, पूरी रियल लाइन पर, लेकिन एक पॉइंट है ऐसा जेड इक्वल्स टू जीरो जिस पर कि फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली एक रेशनल फंक्शन मेरे पास है जिसमें कि जेड एक पॉइंट है जिस पर फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यानी इसमें जेड इक्वल्स टू जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट है।
इसमें z इक्वस टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है और यहाँ पर z इक्वस टू 1 इज द सिंगुलर पॉइंट। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी पर डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 5 में। लेकिन यहाँ पर अभी हमने केवल ये जाना है कि z इक्वस टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वस टू z0, यानी उस पर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए एक एग्जांपल मैंने रखा, एफ जेड इज़ ए पोलिनोमियल। अगर एफ जेड कोई पोलिनोमियल होता है, इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कोई भी फंक्शन अगर कोई पोलिनोमियल है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, tan x को छोड़कर, cosec x को छोड़कर, जैसे sin z, cos z, एक्सपोनेंशियल कर्व e टू दी पावर z, दीज आर दी एनालिटिक एवरीवेयर। यानी कोई भी पोलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन जेड हो, कोस जेड हो, ये सभी फंक्शन पूरे डोमेन में, पूरी रियल लाइन में एनालिटिक होते हैं, ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रखे, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। द एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो नॉन एज होलोमॉर्फिक फंक्शन। इस फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, तो इसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। एंटायर फंक्शन, व्हाट इज़ एंटायर? जैसा कि आपने कहा पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अगर पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, तो इसे हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। यानी द फंक्शन एफ जेड इज यू प्लस आई वी एनालिटिक एवरीवेयर। डिफरेंशिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इज एनालिटिक, बट इज एनालिटिक इन द डोमेन डी एवरीवेयर, ईच एंड एवरी पॉइंट, द फंक्शन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन एंटायर फंक्शन कहलाता है। तो एक हमने पढ़ा एनालिटिक फंक्शन, दूसरा एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या है कि पूरे डोमेन के अंदर फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर पॉइंट पर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना, डिफरेंशिएशन उसका चेक करना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मैंने कंटिन्यूटी पढ़ी, लिमिट पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, मैंने हर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी कैसे की जाती है, कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है, लिमिट कैसे चेक होती है, उसको हमने डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे और इसे चेक करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसी के लिए कोची ने और रीमेन ने, दो मैथमेटिशियन एक साथ मिलकर के दोनों ने बहुत ही काम किया है मैथमेटिक्स में। इन दोनों ने, कोची का बहुत बड़ा रोल है। तो कोची और रीमेन ने, दोनों ने, क्योंकि रीमेन का काम इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कोची और रीमेन दोनों ने मिलकर के एक इक्वेशन बनाई जिसे कि CR इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। CR इक्वेशन के नाम से, यानी कोची रीमेन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोची एक मैथमेटिशियन और रीमेन एक अलग मैथमेटिशियन, दोनों ने मिलकर के इस पर काम किया है। कोची रीमेन इक्वेशन यानी CR इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। और इस CR इक्वेशन का एक और नाम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड ऑफ एनालिटिक फंक्शन। यानी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट, यानी क्या कहना चाहता है ये कि अगर कोई CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन एनालिटिक होता है, और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी वाइस वर्सा की कंडीशन भी कह रहा है। क्या क्या कहा कि अगर W इक्वल्स टू एफ जेड, मेरे पास कोई भी फंक्शन है u प्लस आई वी और वो एनालिटिक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी दोनों कंडीशन कह रहा है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और अगर कोई इसे सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन एनालिटिक होता है। यानी इसका क्या मायने हैं कि फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, वो कॉन्टिन्यूअस हो, और वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करें कि ux इक्वल्स टू वी वाई एंड vx इक्वल्स टू माइनस के यू वाई। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर अब आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है। जैसे ही हमें पता चला ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो हमने डिस्कस तो हम सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे बनने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मेरे पास ux बराबर वी वाई, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाए, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाए, तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। यानी अगर फंक्शन एनालिटिक मुझे करना है, एनालिटिक को बताना है, तो मुझे उसका हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं केवल ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं और यदि ये इक्वल हो जाए इस तरीके से, तो मेरा फंक्शन
एनालिटिक हो जाता है, जैसा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में बताया गया। अब नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, तो प्रूफ हो रहा है डिफरेंशिएशन की वजह से। यानी अब मुझे वैसे प्रूफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। W = FZ मेरे पास U + IV एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन एवरी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। यानी फंक्शन अगर एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो यानी उसके पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि u भी xy का फंक्शन होता है, v भी xy का फंक्शन होता है, दोनों ही xy के फंक्शन होते हैं, इसीलिए उनके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं आएंगे, उनके डेरिवेटिव पार्शियल आएंगे। तो चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम del u/del x और del u/del y निकालेंगे, del v/del x और del v/del y निकालेंगे, और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो इसे हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। मान लो FZ = U + IV एक फंक्शन है विच इज एनालिटिक। एनालिटिक है तो मुझे शो करना पड़ेगा कि F' एग्जिस्ट करता है एंड यूनिकली, यानी उसकी वैल्यू यूनिक आए, कोई एक सिंगल वैल्यू आए, वो हर पॉइंट पर वैल्यू को अलग अलग ना दिखाए, उसके पाथ में कोई भी रखो। स्टूडेंट जैसे ही पाथ की बात आती है तो मैं कंटिन्यूटी और लिमिट के कॉन्सेप्ट पे सीधे एकदम चला जाता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा भी, मैंने ये कहा किसी भी पाथ से आप चलें, कोई भी पाथ फॉलो करें, लेकिन जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए del x and del y are the small change in x and y. Del x and del y are the small change in x and y. Then del u and del v and del z are the small changes in u, v and z respectively. क्योंकि u और v दोनों ही x के फंक्शन हैं, जब तक x और y में चेंज नहीं होगा, उनमें स्मॉल चेंजेस नहीं आएंगे, तो u और v में भी चेंजेस नहीं आएंगे, और जब उनमें चेंजेस आएंगे तभी वो वेरी करेगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी हम उसी लाइन पर काम करेंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन में जैसे आपने समझा z = x + iy होता है, लेकिन FZ uxy + ivxy होता है। स्टूडेंट्स जैसे ही मैंने इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लगाया तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है del z → 0 f of z + del z - fz/del z, यानी मैं z + del z को u of x + del x, y of y + del y लिख सकता हूँ। सेम v में चेंजेस किए और uxy माइनस अपॉन में del x - I del y। चूँकि एक बार हम x एक्सिस पे चलेंगे तो यानी del y टेंस टू 0, चूँकि अगर x में वेरिएशन है तो y में चेंज नहीं आ सकता, और अगर y में चेंज नहीं आ सकता तो del y 0 होना चाहिए, क्योंकि y में चेंजेस है ही नहीं, मैं तो x के अलोंग चल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं x के अलोंग चलूँगा तो del y 0 हो जाएगा। मैंने del y को 0 सब्स्टिट्यूट किया, तब वो जो डेफिनेशन बन के आई वो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई है del u/del x एंड I del v/del x। सिमिलरली अगर मैं y के अलोंग चलूँ तो y के अलोंग चलने से del x 0 हो जाएगा। मैंने del x को 0 फिर से सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो डेफिनेशन बन के आई वो मेरे पास ये डेफिनेशन आ गई है। अब मैंने इसमें i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको एक जैसा बना लिया। ये भी FZ है, F' है, ये भी F' है, दोनों बराबर हैं, तब तो इक्वेशन 2 और 3 से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करके एक इक्वेशन ला सकता हूँ जिसे कि हम CR इक्वेशन कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यानी मैंने ये किया कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर तो फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी कोची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने उसकी कोची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया है। स्टूडेंट मेरे लिए अब इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर किए गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे मैंने देखा, मान लीजिए FZ = e⁻z एक फंक्शन है। मे भी हो सकता है ये फंक्शन आपको ऐसे ना दिया हो, ये फंक्शन आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि सीधे वो आपको FZ को इक्वल्स टू दिस दे दे। अब चूँकि मैंने सेपरेशन की एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो आप यूट्यूब पर जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने फंक्शन FZ के डिफरेंट फंक्शन को सेपरेशन करना सिखाया है कि कैसे उनको सेपरेट किया जाता है। तो चूँकि z x + iy होता है, x + iy को मैंने e⁻x और cos I + I sin y, क्योंकि e⁻I⁻θ इज cos थीटा, यानी e⁻I⁻θ = cos थीटा + I sin थीटा। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मैंने उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया है।
जैसे ही मैंने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया तो मैंने u और v पता कर लिए हैं, u इज़ दिस एंड v इज़ दिस। देन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो cos y इज कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँ तो ये मेरा कांस्टेंट होगा x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सिमिलरली मैंने डेल v अपॉन डेल x निकाला, डेल v अपॉन डेल y निकाला, और ये निकालने के बाद मैंने देखा कि जो डेल u अपॉन डेल x है वो डेल v अपॉन डेल y के बराबर है, ये देखिए, और जो डेल u अपॉन डेल y है वो डेल v अपॉन डेल x के बराबर है लेकिन निगेटिव के साथ। यानी इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें कि जो ux है वो vy के बराबर है एंड जो vx है वो माइनस uy के बराबर है। क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो कोची रीमैन इक्वेशन वेरीफाई, देन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, यानी फंक्शन एनालिटिक हो गया। इस तरीके से हम किसी फंक्शन को एनालिटिक दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि मुझे फंक्शन साइन जेड एफ जेड इक्वल टू साइन जेड है और मुझे उसे एनालिटिक दिखाना है। ऑलरेडी मैं साइन जेड को रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग अलग किए जाते हैं सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो मेरे पास फंक्शन एफ जेड है वो साइन जेड है और साइन जेड को मैं x प्लस आई वाई लिख सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो साइन ए कॉस आई वाई और प्लस कॉस ए और साइन आई वाई, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, साइन एक्स इज एज इट इज़, कोस का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि इमेजनरी जब एंगल में आता है तो फंक्शन हाइपरबोलिक में बदल जाता है, प्लस कोस एक्स एज इट इज, और साइन का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई और आई के साथ, क्योंकि साइन से आई भी बाहर आता है। तो ये मेरा u हो गया है और ये मेरा v, क्योंकि u और v मेरे बाहर आ गए हैं, u और v निकल गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, सेपरेशन हो गया है। तो u और v के मैं अब x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ और अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकता हूँ कि जो मेरी इक्वेशन है उसमें ux बराबर vy और vx बराबर uy आ रहा है। सिमिलरली अगर कोस जेड है तो मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कॉन्सेप्ट दे करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। लॉग जेड है, मैंने ऑलरेडी इसका सेपरेशन करना सिखा दिया है, इसको भी मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चन में देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। तो उसने कहा कि C1 और C2 की वैल्यू बताइए अगर फंक्शन एनालिटिक है। अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। इसके डेरिवेटिव निकालूँ, पार्शियल डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, उन चारों डेरिवेटिव को निकाल के मैं बराबर रखूँ और तब कंपेयर करके देखूँ कि C1 और C2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ऐसे मैं अपनी इस C1 और C2 की वैल्यू को डिस्कस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि जब तक मुझे एनालिटिक फंक्शन नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। यहाँ पर मैंने कोची रीमेन इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ किया। सिमिलरली हम सफिशेंट कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं। सफिशेंट में क्या कहा गया, फंक्शन कोची रीमेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ux बराबर vy और vx बराबर uy, वो ऑलरेडी होता है। अगर ux बराबर vy और vx बराबर uy ऑलरेडी है माइनस के साथ, तो यानी मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है कि फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक होगा। एवरीवेयर एनालिटिक का मतलब है कि हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी मुझे उसको ये दिखाना होगा कि उसका जो डेरिवेटिव है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। अगर यूनिकली एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मैंने यही कहा कि एफ जेड कोई भी फंक्शन है u प्लस आई वी, उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हैं और एग्जिस्ट करते हैं। और वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि वो कोची रीमेन इक्वेशन को भी वेरीफाई करता है। देन टू शो दैट मुझे दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक हो जाए। अब मुझे अगर इसको एनालिटिक दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है, यानी वैल्यू आती है और वो केवल सिंगल वैल्यू आती है और वो एग्जिस्ट करती है, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो इसके लिए डेल एक्स और डेल वाई मैंने मान लिए स्मॉल चेंजेज हैं एक्स और वाई में। अगर डेल एक्स और डेल वाई स्मॉल चेंजेज हैं एक्स और वाई में, तो जेड में भी एक स्मॉल चेंज होगा जिसे मैं डेल जेड कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स उसी डेफिनेशन से मैं चला एफ ऑफ, क्योंकि मेरी जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कुछ ऐसे बन के आएगी कि एफ डैश जेड इक्वल्स टू होता है लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड
और अपोन में डेल जेड, यानी सबसे पहले मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। जब मैं इसे लेकर के चलूँगा एफ जेड बना के लाऊंगा और फिर डेल जेड से डिवाइड करूँगा, डेल जेड को 10 से 0 कराऊँगा, तभी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन के आएगी। उसकी जो वैल्यू है वो यूनिकली होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैं एफ जेड जेड प्लस डेल जेड को लेकर के चला। अब जो जेड प्लस डेल जेड है वो यू प्लस आई वी के बराबर होगा। अब मैंने एक टेलर की थ्योरम पढ़ी थी। टेलर की थ्योरम क्या थी कि अगर मान लीजिए मेरे पास किसी फंक्शन में x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई अगर ये हो जाए, तो मैंने 2 वेरिएबल की टेलर की थ्योरम में कुछ ऐसा पढ़ा कि सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई आता है, प्लस फिर डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाता है, प्लस फिर डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाता है। और सिमिलरली ये थ्योरम कुछ इसी तरीके से चलती चली जाती है। ये एक थ्योरम है 2 वेरिएबल के लिए, टेलर की थ्योरम, जो कि मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में पढ़ी। यूट्यूब पर मेरी उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। अगर किसी को डाउट आता है तो आप उस वीडियो पर जा करके उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से डेरिवेटिव बने हुए हैं। अब यहाँ पर u यानी f की जगह पे मेरे पास u हो गया है, यानी इसमें भी मैंने उस थ्योरम को लगा दिया है और इसके अंदर भी मैंने उस थ्योरम को लगा दिया। यानी मैं दोनों पार्ट में अलग अलग करके एक जगह पे फंक्शन का जो काम है वो u करेगा, दूसरी जगह पे फंक्शन का काम v करेगा। तो मैंने इसको भी एक्सपेंड किया अप टू इसको भी एक्सपेंड किया, दोनों को ही किया और हाइयर पावर को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा मैंने स्टूडेंट्स? क्योंकि डेल एक्स एंड डेल वाई, मैंने कहा स्मॉल चेंजेज इन एक्स एंड वाई, वो स्मॉल चेंज हैं, वो छोटे चेंज हैं। और जैसे ही मैं किसी स्मॉल चेंजेज की स्क्वायर करूंगा, क्यूब करूंगा, उसकी nth पावर करूंगा, तो वो जीरो को टेंस करेंगे। क्योंकि वो जीरो को टेंस करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं उन पावर को छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये चूँकि कॉची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करता है, तो उनकी जगह पर मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी डेल एक्स और डेल वाई की जगह पे इनको हम रख सकते हैं। इसको रखने के बाद मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है और इस इक्वेशन से जो एफ जेड बना उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया और यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको मैंने कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद डेल एक्स प्लस आई डेल वाई बन गया। कॉची रीमैन इक्वेशन का यूज़ किया और डेल एक्स प्लस आई डेल वाई बन गया है। अब डेल एक्स प्लस आई डेल वाई बनने के बाद जब मैंने इसकी जगह डेल जेड रखा तो डेल जेड को कुछ ऐसे किया और डेल जेड को जीरो टेंस करा दिया। जीरो टेंस करा, चूँकि ये डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव हैं, एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। इसीलिए ये चूँकि एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज़ एनालिटिक। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम ईजिली देख सकते हैं, कॉची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करवा सकते हैं। यानी अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई करता है, और अगर मेरा फंक्शन कॉची रीमैन इक्वेशन को वेरीफाई कर गया तो वो एनालिटिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके सामने एक कॉची रीमैन इक्वेशन रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब तक फंक्शन एनालिटिक आपको पता नहीं चलेगा, हम यूनिट नंबर 4 और 5 में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पोलर फॉर्म क्या है कॉची रीमैन इक्वेशन की। यानी अभी तक जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसको देखा, कार्टेशियन फॉर्म में इसको पढ़ा है, एक्स और वाई में पूरा काम चल रहा था। लेकिन अगर फंक्शन हमारा आर और थीटा में आ जाए तो कैसे उसको हमें सॉल्व करना होगा, कैसे हम उसको एनालिटिक दिखाएंगे, यह भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।